हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इकोनॉमी के 5 क्वेश्चंस रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा यहाँ पर एक बार फिर से मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। जी हाँ, ऑलरेडी एक बार हो चुका है। अगर नहीं पता था भैया तो कोई बात नहीं, एक और मौका है आपके लिए यहाँ पर अपनी प्रेपरेशन को टेस्ट करने का कि क्या आपका करंटली पैरामीटर्स चल रहे हैं, किन पैरामीटर्स पर आप इंप्रूव कर सकते हैं, किन पर थोड़ा सा आपको रिफाइनमेंट की जरूरत है। तो डेफिनेटली ये जो मॉक टेस्ट रहता है ये एक तरीके से टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है आपकी प्रिपरेशन की। तो एनरोल कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट का भैया मॉक टेस्ट है, फॉलोड बाय अ जूम सेशन जिसमें हम अगेन जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट रहेंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया होगा उनके लिए एक जूम स्ट्रैटेजी सेशन यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। 25 तारीख को मॉक टेस्ट है, 26 तारीख को सेशन यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। दोनों आपके जीएस सीसैट दोनों की टाइमिंग यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। तो डेफिनेटली एनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट में, देखिए कि आपका स्कोर यहाँ पर रहता है एंड उस हिसाब से अपनी फ्यूचर में किस प्रकार की प्रिपरेशन वहां पर रखेंगे उसे यहाँ पर डिसाइड कीजिए। चलिए फिर बात करते हैं कि प्रीमिक्स का जो इनिशिएटिव है, हमने पहले भी बताया था आपको कि थोड़ा सा रिवैम्प यहाँ पर कर दिया गया है। किस हिसाब से कि यहाँ पर अब आप प्रीमिक्स के जो सवाल हैं, जैसे आज के जो आपके 5 सवाल हैं, ये ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर दिन में 12 बजे अपलोड हो चुके थे आपके लिए एज अ प्रैक्टिस क्विज, जहां पर आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी वेबसाइट का ही एक लेआउट है जिसमें आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रही होगी डेली प्रीमिक्स प्रैक्टिस टेस्ट, जिनमें जाके आप जैसे क्लिक करेंगे आपको ये लैंड कर देगा हमारे कोर्सेज वाले पेज पर। कोर्सेज वाले पेज पर फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करना है भाई, कोई नुकसान नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, हार्डली 3 to 4 मिनट्स लगेंगे आपको डेली ये टेस्ट देने में यहाँ पर, और रात को जब भी आपका प्रीमिक्स का वीडियो वहाँ पर आएगा तो आप अपने जो भी स्कोर रहा है उसे यहाँ पर इवेल्युएट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज आपके लिए यहां पर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये इन्वेस्टर के लिए यहां पर बनाया गया है, तो थोड़ा सोच समझ के आंसर कीजिएगा कि किस किस तरीके की स्टेटमेंट्स आप यहां पर पूछी गई हैं। तो यहां पर बेसिकली 2 स्टेटमेंट्स आपसे पूछी गई हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं जो प्लेटफॉर्म है ये मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया है, और सेकंड में कह रहे हैं ये हमारे इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म, अब नाम से थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि भाई किसी तरीके से जो इन्वेस्टर के रिस्क रहते हैं उसे रिड्यूस करने की बात की जा रही है। वो किस तरीके से किया जाएगा वो हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, बट अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, यदि आपको इसके बारे में पता था तो सिर्फ और सिर्फ हमारी सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का ही ये इनिशिएटिव नहीं है, उन्हीं के द्वारा ये डेवलप नहीं किया गया है, बल्कि जितने भी आपके एक्सचेंजेस हैं सभी का कोलैबोरेटिव एफर्ट यहाँ पर देखने को मिला है, जिसके चलते इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया गया है। अगेन बाय द वेरी नेचर ऑफ द टर्म जो कि यहाँ पर रखी गई है IRRA, उससे पता लग रहा है कि यहाँ इन्वेस्टर्स जो रिस्क फेस करते हैं उसे रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। बट किस प्रकार के रिस्क, जब भी किसी प्रकार के टेक्निकल ग्लिचेस वहां पर देखने को मिलते हैं एट ट्रेडिंग मेंबर्स एंड। ठीक है जी, या प्राइमरी साइट पे जब आप ऑनलाइन इस प्रकार की ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर डिजास्टर रिकवरी साइट पर अगर किसी प्रकार का टेक्निकल ग्लिच आप वहां पर देख रहे हैं जिस वजह से आपके द्वारा जो परचेजेस वहां पर की गई हैं, आपके द्वारा जो भी वहां पर आपने पोजीशंस होल्ड करके रखी हैं, ठीक है, आप उन्हें क्लोज करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स को वहां पर कैंसिल करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं किसी प्रकार के टेक्निकल ग्लिच की वजह से, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स का यहाँ पर बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ग्लिचेस किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ठीक है, अब ये किस किस की डेवलपमेंट है, कौन कौन इसमें भागीदार है, तो उनके नाम यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, NCDEX, MCX। ये कमेंट बॉक्स में बताओ ये NCDEX क्या चीज़ है, ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड है। चलिए, तो ये बेसिक सी कहानी यहाँ पर आपको बता दी गई कि जिस तरीके से यहाँ पर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ता जा रहा है, हर एक इन्वेस्टर का पूरा ही डिजिटल रेवोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार के टेक्निकल ग्लिचेस वहाँ पर आते हैं ड्यूरिंग जब भी हम ऐसी ट्रेडिंग वहाँ पर करते हैं, तो उन रिस्क्स को वहां पर रिड्यूस करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन यहां पर आपके लिए अवेलेबल है, बस जो आपके एल्गोरिथम वाली ट्रेडिंग और जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये अवेलेबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, अब इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताना है कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। अगेन यूपीएससी पैटर्न क्वेश्चन। तो पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि किस तरीके की एंटिटी है बेसिकली जिसका सेटअप किया गया है with the core objective of acquiring a firm in a particular sector। अब थोड़ा सा नाम से भी क्लियर हो रहा है कि क्या यहां पर बात है, थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा।
सेकंड में कह रहे हैं कि जो आपका SPAC है इसका ऑब्जेक्टिव रहता है पैसा रेस करना बाय द मीन्स ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग विदाउट एनी ऑपरेशंस और रेवेन्यूज, बिना किसी ऑपरेशंस और रेवेन्यूज के ये SPAC यहां पर पैसा रेस करता है बाय द मीन्स ऑफ IPOs। थर्ड में कह रहे हैं यदि SPAC डिलिस्ट हो जाता है, ठीक है, या SPAC को डिलिस्ट कर दिया जाएगा जब एक्विजिशन किसी भी प्रकार का यहां पर नहीं हुआ है विद इन द 2 years ऑफ द IPO। तो ये 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। अच्छा, तो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, नाम से क्लियर हो रहा है कि भैया एक्वायर करने के लिए कंपनीज यहां पर तैयार की जा रही हैं, ठीक है। अब आप खुद ही सोचिए, जिस कंपनी का कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, उस कंपनी को हम क्या कहते हैं कि भाई अंदर से खोखली है, शेल कंपनीज का उन्हें वहां पर नाम दिया जाता है। तो क्या शेल कंपनीज को अलाउड होगा कि इस प्रकार के IPOs वहां पर लॉन्च करें ताकि कंपनीज एक्वायर करें? जी हां, अलाउड है। इस नेचर की शेल कंपनीज को अलाउड है जिनमें पता है कि ये शेल कंपनी किस एंटिटी, किस फर्म, किस कंपनी द्वारा वहां पर बनाई गई है, ठीक है, जिसका बेसिक पर्पस क्या है कि पैसा रेस करना है एंड कंपनी को एक्वायर करना है। तो मतलब पहले से ही क्लियर रहेगा भाई कि ये जो पर्टिकुलर IPO यहां पर रिलीज किया जा रहा है बाय द पर्टिकुलर SPAC किसी भी कंपनी का, कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कंपनीज को एक्वायर यहां पर करना चाहते हैं, इसीलिए IPO यहां पर रेस कर रहे हैं, ठीक है, और कैपिटल वहां पर रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यदि 2 साल तक किसी प्रकार का ये एक्विजिशन नहीं कर पाते, IPO उन्होंने रिलीज किए हुए 2 साल हो चुके हैं, तो उस SPAC को वहां पर डेलिस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और जितना भी पैसा रहेगा इन्वेस्टर्स का वो उन्हें वापस कर दिया जाएगा। अब इंडिया भी इसके ऊपर कोशिश कर रहा है कि और बेहतर तरीके से इसे यहां पर रेगुलेट कर सके। तो 3 स्टेटमेंट्स यहां पर देखने को मिली थी, तीनों की तीनों करेक्ट थी, जिस हिसाब से हमारी C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनती है, ठीक है। तो बेसिक सी कहानी यहां पर आपको बताई गई है। 2020 में इस तरीके के आपके 250 SPAC क्रिएट किए गए थे US में ही, ठीक है, जो उसके बाद आपके 2021 में 600 ऐसे आपके एक्विजिशन कंपनीज वहां पर तैयार की गई, ठीक है। बहुत सारी इंडियन एंटिटीज भी हैं, ठीक है जी, उनके द्वारा जो SPACs क्रिएट किए गए हैं उनकी लिस्टिंग वहां पर US मार्केट में हुई है, ठीक है। तो ये बेसिक सी कहानी यहां पर आपको बता दी गई, और जो चीजें मैंने आपको समझानी थी कि क्या इनका पर्पस है, किस तरीके से ये तैयार की जाती हैं, और इनके टर्म्स भी यहां पर लिखी गई हैं कि हैव कैश विल एक्वायर अ बिजनेस, ठीक है। तो मॉडल इनका ये है, एंड जनरली इनको हम ये भी कहते हैं कि भाई साहब इस प्रकार की जितनी भी कंपनीज है वो आपकी ब्लैंक चेक कंपनीज है, कि सिर्फ और सिर्फ इनका काम यहां पर एक्वायर करने का है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक सी कहानी है, आई होप यहां पर आपको चीजें क्लियर होगी हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बेसिक सी चीज जो कि हम अपनी NCERTs में भी पढ़ते हैं। अब 5 ऑप्शंस यहां पर दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कितनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर में। पहला कह रहे हैं लैंड, क्या ये है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, प्राइस सपोर्ट, एनर्जी, सीड्स, लेबर, थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो उसका बेसिक सा मतलब क्या रहता है कि ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ये डिसाइड करने में कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है, राइट। जब इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज हो रही है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए, ठीक है, कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ऐसे फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करेंगे कि प्रोडक्शन कितनी होगी। तो डेफिनेटली लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर के लिए, बहुत ही नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसके बिना तो बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। जितने मर्जी आप सीड्स वहां पर ले आइए, फर्टिलाइजर ले आइए, लैंड ही अवेलेबल नहीं रहेगी तो भैया कैसे करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स वाला आप एग्जांपल दे सकते हैं, बट ट्रेडिशनल जो आपकी फार्मिंग एक्टिविटी है उसमें लैंड तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही। अच्छा, सेकेंड में हम यहां पर बात करें प्राइस सपोर्ट के बारे में। तो क्या प्राइस सपोर्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? प्राइस सपोर्ट कम या बढ़ने से क्या कोई मेजर इंपैक्ट यहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर पड़ेगा जो कि लैंड के जैसे देखने को मिले? ठीक है, प्राइस सपोर्ट तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा कोशिश की जा रही है इंसेंटिवाइज करने की, ठीक है, बट ये एग्जैक्टली एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। ये तो जब आप प्रोड्यूस कर लेंगे तब आपको ये सपोर्ट यहां पर मिलेगा, जब प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो सपोर्ट कैसे आपको यहां पर मिलेगा? सही बात है। थर्ड, एनर्जी, डेफिनेटली इरिगेशनल पर्पसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, राइट। अब इरिगेशन रिक्वायरमेंट अगर किसी क्रॉप की रहेगी बट वहां पर पावर सप्लाई ही नहीं है, एनर्जी सप्लाई वहां पर नहीं है, तो कैसे भैया वहां पर अपना जो किसान भाई बंधु है वो अपना उपज वहां पर तैयार कर पाएगा? उसके लिए दिक्कत वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। सीड्स डेफिनेटली आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहां पर देखने को मिल सकता है। अगेन अच्छे सीड्स रहेंगे, अच्छी क्वालिटी के रहेंगे, आपके हाई वैरायटी के रहेंगे, ड्रॉट रेजिस्टेंट रहेंगे, आपके हाई यील्ड के यहाँ पर सीड्स रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे यहाँ जो प्रोडक्शन के पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। बट वहीं अगर बेकार क्वालिटी के सीड्स रहेंगे तो भैया फार्मर का वहां पर नुकसान है, प्रोडक्शन कम देखने को मिलेगी। लेबर अगेन इंपॉर्टेंट रोल, कि अगर स्किल्ड लेबर रहेगा उसको पता रहेगा कितना इरिगेशन रिक्वायरमेंट है क्रॉप का, किस तरीके से यहाँ पर क्रॉप को ट्रीट करना है, कौन कौन सी कीड़ा लगने पे कौन सी दवाई वहां पर यूज करनी है, तभी तो वहां पर बात बनेगी, तभी तो अच्छी प्रोडक्शन हम देख पाएंगे।
तो प्राइस सपोर्ट को छोड़ के बाकी चारों के चारों आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से सी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। माफी चाहूंगा, ये मार्क कर लीजिएगा, यहां पर हमारी करेक्ट ऑप्शन सी है, डी नहीं है, सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक सी कहानी यहां पर आपको बताई गई कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो है, बट करंटली आपका इंडियन एक्सप्रेस में ही एक आर्टिकल आया था जहां पर फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के बारे में बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं आपके फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी हैं जिन्हें अब हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि किस प्रकार की जेनेटिक क्रॉप्स आप वहां पर यूज कर रहे हैं, क्रॉप का न्यूट्रिशन कैसा है, क्रॉप को प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, और किस प्रकार की इंटरवेंशंस वहां पर क्रिएट की जा रही हैं, खासकर एग्रोनॉमिक इंटरवेंशंस वहां पर किस तरीके की हो रही हैं। ठीक है, तो सारे आपके फैक्टर्स हैं जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए थे, क्योंकि जितनी बेहतर टेक्नोलॉजी होगी, जितनी ज्यादा हम मॉडर्नाइजेशन कर पाएंगे एग्रीकल्चर में, उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन भी हम यहाँ पर देख पाएंगे। एंड सिंस जिस प्रकार की कंडीशन आपके इंडिया भर में देखने को मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड वाटर लेवल्स, या अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो सॉइल की जो हेल्थ है या उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, तो जब सभी चीज़ें यहाँ पर डिप्लीट होती जाएंगी तो इस प्रकार का तो हमें नए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, जिनका नाम यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि हेल्प करते हैं अच्छे प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, तो कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं जिनको आप एक्जैक्टली अपने नोट्स में कंपाइल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। CRAR रेशो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो। अब ये चीज आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी, उसी से रिलेटेड रिसेंटली कुछ चेंजेस यहाँ पर RBI द्वारा किए गए हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं वो डायरेक्टली आपसे पूछे जा रहे हैं। अब एक तरीके से करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए। पहले में कह रहे हैं, अच्छा पहले तो आपको डेफिनेशन दे दी गई। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसिकली एक मेट्रिक है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि बैंक कितने अच्छे तरीके से अपने लॉसेस को अब्सॉर्ब कर सकता है थ्रू फ्रॉम इट्स एसेट्स यूजिंग इट्स कैपिटल, कि अपने एसेट्स को एज ए कैपिटल यूज करते हुए किस प्रकार से बैंक अपने लॉसेस बियर कर सकता है। सिंपल सी आपकी जो आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर उसे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो जो हम कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो उससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दी गई। पहले में कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग द रिस्क वेट्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। चलिए अच्छी बात है। सेकंड में यहां पर कह रहे हैं कि भैया कंज्यूमर ड्यूरेबल जो लोन है वो आपके अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड में कह रहे हैं कि रिसेंटली RBI ने इंक्रीज की है रिस्क वेट ऑफ द सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। तो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं वो यहां पर बताइए। थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। एक भी स्टेटमेंट का अगर आपको डाउट लगता है इजिली आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग द रिस्क वेट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बट समझना जरूरी। किस तरीके से, देखिए CRAR रेशियो सिंपली क्या कहता है कि बैंक को इतना कैपिटल यहां पर मेंटेन करना पड़ेगा ताकि उनके जितने भी रिस्क वेटेड एसेट्स हैं यदि उनमें लॉस हो तो उस कैपिटल को वहां पर यूज कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर बासल 3 नॉर्म्स के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कितनी यहाँ पर वैल्यूज रखी गई हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कितना CRAR मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अब कैपिटल यहाँ पर क्या हुआ, जो बैंक के पास अवेलेबल कैपिटल है जिसे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, Tier 1 प्लस Tier 2। ठीक है, Tier 1 हम कोर कैपिटल यहाँ पर मानते हैं कि मान लो कल को लॉसेज हो रहे हैं और हम Tier 1 कैपिटल यूज कर रहे हैं, उन्हें यूज करते हुए बैंक के ऑपरेशंस के ऊपर दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इजीली हम उसको बियर कर सकते हैं। बट यदि Tier 2 कैपिटल यहां पर यूज होना शुरू हो जाए तो समय पे बैंकिंग ऑपरेशंस में दिक्कत आ सकती है कि शायद वो अपने रिस्क वेटेड एसेट्स का ग्रोथ रोक दें कि नंबर ना बढ़े। अब यहां पर अब इस चीज का क्या मतलब, रिस्क वेटेड एसेट्स क्या है बैंक के, उससे पहले यह पता होना जरूरी कि भाई साहब बैंक के एसेट्स क्या हैं। हम यदि कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारे लिए एसेट बनता है कि नहीं, तो बैंक भी तो ऐसे इन्वेस्ट करते हैं जब वो हमें लोन देते हैं। तो बैंक्स द्वारा जो लोन्स यहां पर दिए जा रहे हैं वो बैंक्स के लिए एसेट्स हैं। ठीक है, जिसपे वो इंटरेस्ट रेट यहां पर चार्ज करते हैं। राइट, ओके। अब यहां पर रिस्क वेटेड एसेट्स का क्या मतलब है, अब मान लो एक पर्सनल लोन यहां पर सैंक्शन किया गया एक व्यक्ति को, ठीक है, जिसमें बोलेगा कि 50% इसके साथ रिस्क अटैच्ड है। सिर्फ एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा पर्सनल लोन का 50% आपका रिस्क है। उस 50% रिस्क का मतलब यहां पर क्या हुआ कि 50,000 रुपए का रिस्क है यहां पर कि शायद ये पैसा ना आए वापस। 50% का रिस्क है। ठीक है, तो ऐसे सभी लोन्स के रिस्क वेट्स हैं, उनको यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं और अपना फाइनल रिस्क वेटेड एसेट्स यहां पर जनरेट करते हैं और उसके बेसिस पर यह डिसाइड होता है कि बैंक को कितना कैपिटल यहां पर मेंटेन करना है। तो यदि बैंक की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए कि उन्हें ज्यादा कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं बैंक थोड़ा आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट यहां पर चार्ज करेगा कि भैया हमें ज्यादा कैपिटल यहां पर मेंटेन करना पड़ रहा है, तो उसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपका लगेगा। तो वही चीज यहां पर देखने को मिली कि इंडिया में पिछले
1 से 1.5 साल में हमने क्या देखा कि जो आपके पर्सनल लोन्स है, खासकर जो आपके ऐसे अनसिक्योर्ड लोन्स है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स हो गए, जिसके चलते सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इन लोन्स की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है, 10% से ज्यादा की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। अब ये अनसिक्योर्ड नेचर के, माने कि अनसिक्योर्ड लोन में कोई आपको कोलैटरल नहीं देना पड़ता, कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती, ठीक है। तो ये जो अनसिक्योर्ड लोन है, इनका नंबर जब यहां पर बढ़ रहा है, तो आरबीआई ने कहा कि जितने भी ऐसे अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, इनके जो रिस्क वेट्स हैं, इन्हें यहां पर बढ़ा दिया जाए, ताकि बैंक्स के पास उतना सफिशिएंट कैपिटल अवेलेबल रहे, ताकि उनके ऑपरेशंस में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये बेसिक सी कहानी है। तो क्या ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों के लिए बढ़ाए गए? जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर्ड के लिए ही यहां पर बढ़ाए गए हैं, ठीक है। सिक्योर्ड के लिए भी वैसा सिस्टम वहां पर चल रहा है। अब वही चीज कि यदि रिस्क वेट्स यहां पर आरबीआई कम कर दे सभी लोन्स पे, बैंक को कम कैपिटल मेंटेन करने का, तो वहीं पर हम देखेंगे कि बैंक फिर कम इंटरेस्ट रेट वहां पर चार्ज कर रहा है। बट यदि बैंक को ज्यादा कैपिटल मेंटेन करना पड़े, ठीक है, तो उस केस में बैंक थोड़ा आपसे इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा चार्ज कर सकता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं ना कितना इंटरेस्ट रेट यहां पर रहेगा, तो बैंक के बहुत सारी कॉस्ट वहां पर निकाल जाती है कि बैंक को कौन कौन सी कॉस्ट यहां पर पड़ रही है। तो ज्यादा कैपिटल मेंटेन करना मतलब ज्यादा पैसा वहां पर स्टोर करके रखना है, तो वो एक तरीके से बैंक आपसे उसके पैसे निकालने की कोशिश करेगा जब आपको लोन यहां पर एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी है। पहली 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, जिसके चलते बी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। सो एवरी रुपी दैट इज लेंट बाय द बैंक इज अ कॉस्ट और हैज एन इम्प्लीकेशन ऑन इट्स कैपिटल पोजीशन, कि जो भी पैसा बैंक यहां पर उधार देगा, उतना ही सफिशिएंट कैपिटल उन्हें वहां पर मेंटेन भी करना पड़ेगा, जो कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यहां पर डिसाइड करती है। दोबारा होमवर्क याद कर रहा हूं, बैसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंक्स और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए कितना यहां पर CRAR है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। यदि कहें कि भैया 8% यहां पर मेंटेन करना है, तो 8% की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की मतलब क्या हुआ कि अगर आपके रिस्क वेटेड एसेट 100 रुपए के हैं, तो उसके लिए आपको 8 रुपए का कैपिटल यहां पर मेंटेन करके रखना है। क्या कल को लॉसेस हो तो आप इस कैपिटल को यूज करें, जो आपके डिपॉजिटर्स का पैसा, आप उसको वहां पर खतरे में ना डालें, ठीक है। तो ये बेसिक सी कहानी यहां पर आपको मेंशन की गई है। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं कि रिस्क वेट्स जो आपके होम लोन्स के हैं, आपके अरेंज कर सकते हैं 50% से लेकर 75% के लिए, गोल्ड लोन्स के लिए 75% यहां पर हो सकता है, कॉर्पोरेट लोन्स जो कि रिस्की हैं 100% यहां पर चार्ज कर सकते हैं। तो आरबीआई ने यहां पर क्या बोला कि जितने भी आपके बैंक्स हैं जो कि इस प्रकार के अनसिक्योर्ड लोन्स या फिर जो आपके एनबीएफसी इस तरीके के अनसिक्योर्ड लोन्स यहां पर दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स भैया कौन से हुए, आपने सुना होगा इसके बारे में, जब भी आप इस प्रकार की कोई आइटम खरीदते हैं, ठीक है, आपने कोई आइटम यहां पर परचेज की, तो वहां पर आपने ईएमआई कन्वर्ट करवाई, तो आपका एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मतलब एक तरीके से आप कभी भी कोई चीज वहां पर खरीद रहे हैं जिसके लिए आप उधार यहां पर ले रहे हैं, ठीक है जी, तो उस पर्टिकुलर चीज को जो आप खरीद रहे हैं उससे आपको ऐसे पैसा जनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट अगर आप होम लोन लें, प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ाएं, तो आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो कंज्यूमर जो खुद ही उसे यूज कर रहा है कंप्लीटली, ठीक है। पर्सनल लोन, तो इन सभी के लिए यहां पर रिस्क बढ़ाने की बात की गई कि जो 100% था उसको 125% करो, ताकि बैंक्स को ज्यादा कैपिटल मेंटेन करना पड़े, और 10% का इंक्रीज देखने के बाद ही इन टर्म्स ऑफ सिक्योर्ड लोन्स तभी ये डिसीजन यहां पर लिया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिमांड कर्व। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्टली यहां पर डिफाइन करती हैं जो आपका कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं कि रिफ्लेक्ट करता है कि किस प्रकार से डिमांड किसी भी गुड्स या सर्विसेज के लिए चेंज होती है जब उसकी क्वांटिटी या फिर प्राइस यहां पर वेरी करता है। सेकंड में कह रहे हैं कि जो आपकी डिमांड है इट इज कंसीडर्ड इलास्टिक, अगर जो डिमांड है किसी पर्टिकुलर गुड के लिए या सर्विस के लिए, इट रिमेन्स अनचेंज्ड इवन व्हेन द प्राइस चेंजेस। तो डिमांड इलास्टिसिटी हम किसे कहते हैं, थोड़ा इसे समझिए, तब तक आप इस क्वेश्चन को मार्क कीजिए अगर आपको पता है इसके बारे में। डिमांड इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि जब भी इकोनॉमिक फैक्टर्स वहां पर चेंज होंगे, तो प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है या जो आपकी जो भी क्वांटिटीज वहां पर सप्लाई की जा रही है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो यदि प्राइस में चेंजेस आए तो डिमांड भी उस तरीके से चेंज होनी चाहिए। तो जब ऐसा सिनेरियो देखने को मिले कि प्राइस के चेंज होने की वजह से, जो कि एक इकोनॉमिक फैक्टर ही है, उसकी वजह से डिमांड भी वहां पर चेंज हो रही है, तो उसे हम कहेंगे कि जी हाँ ये इलास्टिक नेचर का है, ठीक है। इलास्टिक मतलब क्या, हाँ जी, वो पूरा उसका रिप्रेजेंटेशन वहां पर देखने को मिल रहा है कि एक जगह इंपैक्ट पड़ रहा है तो उसका रिजल्ट दूसरी जगह देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। इनइलास्टिक कब कहेंगे कि अगर प्राइस के चेंज होने की वजह से भी डिमांड के ऊपर असर नहीं पड़ता, तो उस केस में वो हम इनइलास्टिक उसे कैटेगराइज करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि भैया असर नहीं पड़ रहा है, तो इलास्टिक तो नहीं रहेगी, तो उस बेसिस पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, जिसके चलते ए ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। So elasticity of demand refers to the degree to which demand responds to the change in economic factor, ठीक है। जैसे हम कभी हम बात करते हैं ना कि रबड़ की इलास्टिसिटी, कितना आप उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रहे हो, कितनी अपनी पोजीशन को वो बेंड कर रहा है, मतलब भैया इलास्टिक है, ठीक है। कि आप अगर कोई चेंज यहाँ पर लेकर आ रहे हो तो अपने हिसाब से उसे वो अडेप्ट कर रहा है उस चेंज के हिसाब से। बट अगर आप उसको वहां पर
प्रेशर लगाते रहोगे, फोर्स लगाते रहोगे, चेंज कुछ भी नहीं आ रहा, तो भैया इनइलास्टिक नेचर का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जब भी इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंजेस आएंगे तो उसके हिसाब से कैसे डिमांड चेंज हो रही है वो डिटरमाइन करता है कितनी उसकी इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो प्राइस आपका सबसे कॉमन फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि आप खुद ही सोचिए, इलास्टिक डिमांड है, सपोज अगर आपका यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिनेरियो जब आपका इतना प्राइस है और इतनी क्वांटिटीज यहाँ पर आपकी सप्लाई की जा रही है, सडनली यहाँ पर प्राइस बढ़ जाए तो भैया कम क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी, कम डिमांड यहां पर देखने को मिल रही है। राइट, तो ये सिंपल सी कहानी है कि प्राइस के बढ़ने की वजह से आपका वैसा ही रिस्पॉन्स आपको डिमांड के कम होने में भी देखने को मिल रहा है। बट इनइलास्टिक के नेचर में यहां पर क्या रहेगा कि भाई ये पर्टिकुलर सिनेरियो है, माफी चाहूंगा, ठीक है, और दूसरा सिनेरियो यहां पर क्या है कि भाई दोबारा से प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ बट एज सच इतना ज्यादा रिस्पॉन्स हमें डिमांड में देखने को नहीं मिला। ठीक है, प्राइस में ज़्यादा चेंज था पर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स डिमांड में देखने को नहीं मिला, थोड़ा इनइलास्टिक नेचर का देखने को मिल रहा है। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से इस इनिशिएटिव को रेगुलरली फॉलो करते रहिए। 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है कि या तो आपकी वैल्यू एडिशन हो जाए कि अगर आपने नहीं पढ़ा इन चीज़ों के बारे में, या रिविजन हो जाए यदि आपने पढ़ा इन चीज़ों के बारे में। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।